स्वागत है आप सभी का केजीएस डिफेंस देहरादून के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है। बच्चों, अब से जो एग्ज़ाम होने में समय बाकी है वो 5 महीने का समय है। ऑन एन एवरेज देखा जाए 5 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा समय है आपके पास में। अगर आप इस रूटीन को या स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। एक बात फिर कहना चाहूँगा मैं आपसे, स्ट्रेटेजी मैटर तभी करती है आपका जब आपका सिलेबस जो है वो ढंग से कंप्लीट हुआ हो। तो स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो कि आपको ढंग से, अगर आप सिलेबस को समझोगे और जो की पॉइंट्स हैं जो सिलेबस आपका आ रहा है, अगर उस पर ध्यान दोगे तो ज़रूर आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले। पूरा स्ट्रेटेजी जो है हमारा, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि 5 महीने का जो आपका ड्यूरेशन है इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। शुरू के 4 महीने और लास्ट का 1 मंथ, दोनों अलग अलग पोर्शन है। जो शुरू के 4 महीने आप मेहनत करेंगे वही लास्ट महीने में आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ समझते हैं, शुरू के 4 महीने में हमें काम क्या करना है। तो एक छोटा सा वर्ड मैंने लिया है कि 3R साइकिल। ये 3R साइकिल क्या है, यानी कि 3R आप ऐसे समझिए जो कि आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं हर एक दिन शुरुआत के 4 महीने के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो, रीड। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, रिहर्स। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, रिव्यू। सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं या जिस एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का आपको ढंग से कॉन्सेप्ट, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारी, जो भी उसका थ्योरी पोर्शन है, वो ढंग से आपको कंप्लीट करना आना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी दिक्कत खा रहे हैं या आपको कोई ऐसा पोर्शन है जो आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई टॉपिक आपका छूट गया है, तो आप समझिएगा एग्ज़ाम में आप एक्सेल नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो यही समझिए कि आपको ढंग से हर एक पोर्शन को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सॉल्व क्वेश्चंस। हम सब जानते हैं कि मैथ्स सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही होंगे। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मटेरियल क्या हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पर्टिकुलरली फॉलो कर लें तो हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे जगह से थ्योरी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से हर एक पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं PYQ को। बट अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ सेक्शन थोड़ा सा वीक साइड है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप NCERT रेफ़र कर सकते हैं शुरुआत के कुछ दिनों में। NCERT बुक जो है आपकी 11th और 12th की, उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप NCERT ठीक ठाक तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। और फिर मैं आपको यही कहूँगा, NCERT आपको पूर्ण तरीके से सॉल्व नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के, या फिर अगर NCERT नहीं भी प्रीफर करोगे तो आप RS अग्रवाल ले सकते हो फॉर NDA पर्पस के लिए। जो NDA वाली एक बुक आती है, वाइट कलर की कवरिंग है उसका, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बट फिर मैं आपको यही कहूँगा, प्रायोरिटी वाइज अगर देखना हो आप लोगों को, तो आप PYQs को ही फॉलो कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, एनालाइज मॉक्स एंड करेक्ट मिस्टेक्स। ये सच बताऊँ तो एनालाइज मॉक्स आप तब यूज़ कीजिएगा जब आपके पास में लास्ट मंथ में आप पहुँच चुके हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम किस चीज़ के ऊपर। मंथ 1 जो होगा हमारा, फर्स्ट मंथ जो होगा, आप ये भी समझ सकते हैं कि नवंबर ही वो मंथ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मंथ 1 के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ पोर्शंस को लिया है और ध्यान ये देना है आपको, मैंने कुछ पोर्शंस को यहाँ पर डिलीट भी करा है। सबसे पहले आप देखिएगा, मैंने टॉपिक्स में इंक्लूड करा है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को और ITF को। आप ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे तो 2 चैप्टर मैंने अभी स्किप करे हैं। कौन कौन से, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और दूसरा कौन सा हमारा, हाइट एंड डिस्टेंस। इन दोनों चैप्टर्स को मैंने अभी डिलीट करा है यहाँ से। रीज़न अभी बताऊंगा मैं आगे चल करके कि रीज़न क्या है इस बात का। दूसरी चीज़, हमारे 4 चैप्टर और हैं जो कि अलजेब्रा 1 के अंडर हमारा आता है, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज। ये 4 चैप्टर और हैं हमारे पास में जो कि आपको फर्स्ट मंथ में कवर करने हैं। खास बात यह है कि अगर फर्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओवरऑल 6 चैप्टर हैं। बहुत लिमिटेड चैप्टर मैंने रखे हैं अभी फिलहाल में, क्योंकि फर्स्ट मंथ है और आप अभी मैथ्स को समझना चालू करेंगे, एकदम से स्पीड अप नहीं हो पाएंगे, तो उसी के अनुसार मैंने कम ही चैप्टर्स को फॉलो कराया है। अब आप बात को समझिएगा इस जगह पर, इसी सीक्वेंस में आपको चीज़ों को तैयार करना है। रीज़न क्या है इस बात का, जब आप कुछ चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, आगे डिस्कस करूंगा अभी इन सब बातों को मैं, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो प्री रिक्विजिट होते हैं, यानी कि उनका पहले से आपको आना कंपलसरी। अगर वो नहीं आएंगे तो उस चैप्टर के ऊपर उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ सकती आपकी। अगली चीज़ क्या है, देखो, ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे इस तरीके से। अब बात आती है कि हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या क्या रहेंगे। आप इतना ध्यान रखिएगा, आपको चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से ले जा करके एक्सट्रीम लेवल तक तैयार तो करना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पास्ट ट्रेंड से जो कुछ देखने को मिला है कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक से एक बात करी जाए तो रेडियन, डिग्री सबको पता होता है, कन्वर्जन भी सबको पता होता है, तो ये सब चीज़ें स्किप करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं किस बात पर, कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे पास में, कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज क्या होते हैं,
ये नाम भले ही लिखा है मैंने, आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है आप लोगों ने, जैसे कि साइन ए प्लस बी हो गया आपका, कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया, साइन टू थीटा हो गया आपका, मल्टीपल सम मल्टीपल फॉर्मूलेज हो गए, ये सब चीज़ें आपकी। इसके अलावा स्पेशल सीरीज भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। थ्योरी पढ़ लेने के बाद मैं फिर दोबारा आपसे यही कहूँगा कि आपको PYQs लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और PYQs के लिए भी मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप PYQs को स्टार्टिंग कीजिएगा बच्चों 2025 सेकंड से, जो अभी हाल फिलहाल में ही पेपर कंडक्ट हुआ है वहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट आप इसको रखिएगा। और मैं एक और बात कहूँ आपसे, ज़्यादा बेटर बताता हूँ मैं आपको एक बात, आप 2024 सेकंड से स्टार्ट कीजिएगा। 2025 फर्स्ट और 2025 सेकंड दोनों ही पेपर अभी ड्रॉप कर दीजिएगा। अभी आगे पता चलेगा मैं इन दोनों पेपर्स को ड्रॉप क्यों करवा रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग जा सकते हैं लास्ट 2016 फर्स्ट तक, और ध्यान रखिएगा इसी रूटीन में फॉलो कीजिएगा कि पहले 2024 को आपको फॉलो करना है, देन 2023, 2022, इस तरीके से पीछे की तरफ को आपको आना है। रीज़न उसके पीछे का क्या है कि जब आप 2024, 23, 22 को सॉल्व करते चलोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ पेपर्स यहाँ पर ईजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं। लास्ट पेपर जो आप 2016 सेकेंड और फर्स्ट देखोगे ना, तो ये बहुत टफ साइडर जाएंगे आपके, तो पहले से ही आप 2024 को सॉल्व कर लोगे तो इजीली इस पोर्शन को इजीली कर पाओगे। बट आपको फिर दोबारा मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं और आप उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तो आपको फिर दोबारा मैं ये भी कहूँगा कि 2024 के सेकंड से लेकर के 2020 तक के भी क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं, अगर टाइम अलाउ करता है तब आप 2016 तक जंप करिएगा। वरना आपका दूसरा पेपर GAT भी है, उस पर भी आपको फोकस करना है। तो मैं आपको फिलहाल के लिए सजेशन ये देता हूँ, अगर आप अच्छा एक्सेल कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि फर्स्ट वीक में मेरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कंप्लीट हो पा रहा है, PYQs 2024 से लेकर के 2016 तक बन पा रहे हैं मेरे से अच्छे से, तो आप लोग तभी इस चीज़ को फॉलो करिएगा। और अगर लग रहा है कि नहीं टाइम नहीं बच पा रहा है, 10 दिन मेरे ट्रिग्नोमेट्री में ही खर्च हो जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को छोड़ करके इस पर जंप कर जाइएगा। बात ये आती है कि फिर इन PYQs का क्या होगा, ये आप लास्ट मंथ में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं एज अ फुल लेंथ मॉक। अभी डिस्कस करूँगा ये सारी बातें मैं। और एक और बात मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप ये वाली चीज़ मत कीजिएगा कि पहले चैप्टर्स कंप्लीट करते गए और PYQs पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी आपके साथ। क्यों? अगर आप PYQs साथ के साथ लगा लोगे, क्योंकि उतना टाइम है नहीं, अगर आप एक साल के लिए प्रिपरेशन दे रहे हो और एक साल के लिए तैयारी कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ही PYQs लगाओ। लेकिन अगर आपके पास 5 ही महीने हैं तो 5 महीने आप पूरा सिलेबस करने में टाइम नहीं दे सकते, पूरा ना 4 महीने लगभग आप दे सकते हो केवल सिलेबस पूरा करने में। तो PYQs साथ के साथ कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है हमारे पास में, अलजेब्रा में स्पेशली फोकस कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ो, पावर्स ऑफ आयोटा भी पढ़ोगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी सबसे ज़्यादा अच्छे से कवर करना है आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल बन रहे हैं आजकल, या पहले भी जो बने हैं सवाल, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर ही बने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सबसे आसान चैप्टर होता है हमारा अलजेब्रा के अंदर में, जो कि आप ध्यान रखिएगा नेचर ऑफ रूट को ज़रूर ढंग से पढ़ के जाइएगा, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कोफिशिएंट्स के बारे में कि सम ऑफ रूट -b/c/, ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्टली आप सीक्वेंस सीरीज को अच्छे से पढ़िएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है उनका बहुत ज़्यादा जोर रहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर और डिफरेंट मीन्स के ऊपर, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन सब बातों के ऊपर। लॉगरिथम को आपको ढंग से पढ़ना ही है, ये शुरुआत का चैप्टर मैंने बताया है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ आती है हमारे पास में, जब फर्स्ट मंथ आपका कवर हो जाए तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, अगर टाइम अलाउ करता है आपको, फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आप इन सब चीज़ों को कवर कर चुको, पहला महीना आपका नवंबर का खत्म हो चुका है, तो लास्ट जो नवंबर की डेट है आपके, नवंबर में बैठ करके आप लोग 30 नवंबर को बैठ करके आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक ऐसा मॉक दे दो जिसमें कि चाहे 50, 60 या 120 क्वेश्चन हों आपके अकॉर्डिंग। मैं फिलहाल में यही कहूँगा आपसे, कुछ बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कि 60 क्वेश्चंस में ले लेता हूँ, 60 क्वेश्चंस के लिए आप फिलहाल में टाइम रख सकते हैं, 60 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स, इतना टाइम। अब आप बात करेंगे कि 2 आवर्स क्यों, हमारे 120 क्वेश्चंस आते हैं 2.5 घंटे में। मैं फिर दोबारा से आपको यही कहूँगा कि धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करिएगा। आपको पहले जो चीज़ फोकस करनी है वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, देन क्वेश्चन सॉल्विंग, लास्ट में आती है तुम्हारी स्पीड। अगर आप क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व नहीं करोगे, गलत क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप इसी चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हो जाएं। और सही तरीके से क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आप उन क्वेश्चंस पर प्रॉपर टाइम दो। तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि जितना भी आपने ये पढ़ा है, ये चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, तो अपनी तरफ से एक बुक पकड़िए, उसमें से 60 क्वेश्चन टिक लगाइए,
कोई भी आप बुक प्रीफर कर सकते हो, चाहे वो PYQs ही क्यों ना हो। जैसे कि आपने देखा है अगर कोई बच्चा 2020 तक कर रहा है, इस जगह पर जो 2020 तक कोई क्वेश्चन कर रहा होगा बच्चा, तो उसके बाद क्या कर सकता है वो 2020 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चंस को वो फॉलो कर सकता है एज एक टेस्ट के तौर पर, कि 60 क्वेश्चंस उसने तैयार करे, उन 60 क्वेश्चन के लिए उसने 2 घंटे दिए और 2 घंटे में उसको सॉल्व करके देखना है। लेकिन ये काम आपको तभी करना है जब आपका 1 मंथ आपका पूरा पूरा ठीक तरीके से कवर, ये पूरा पूरा सिलेबस हो जा रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा टाइमली ये सारी चीज़ें हों। अगर आप टारगेट रख रहे हो कि ये सारी चीज़ें नवंबर में पूरी हों, तो नवंबर में पूरी तभी हो सकती हैं जब आप मैथमेटिक्स को एग्जैक्टली 3 घंटे दे रहे हों। 3 घंटे का अगर आप रोज़ाना टाइम दोगे तो प्रॉपरली ये चीज़ें अच्छे से फॉलो हो जाएंगी। बात आगे करते हैं अब इसके बाद हम लोग। दूसरा महीना जो है हमारे पास में दिसंबर का, दिसंबर में आप लोग, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने हर उसके साथ में सेक्शन के साथ में अलॉट करा है कि अगर आप फर्स्ट मंथ को ढंग से कवर करके जाते हो तो 27 से 30 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में जो दिसंबर का मंथ होगा तो वहाँ पर आप लोग तैयार कर सकते हो अपना अलजेब्रा का सेकंड पोर्शन और स्टैटिस्टिक्स। ध्यान रखिएगा मैंने बहुत ढंग से सोच समझ करके ही चीज़ों को बनाया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम टॉपिक कभी भी उठा करके रख दिया है। जो चीज़ें पहले से प्री रिक्विजिट है किसी चैप्टर के लिए वो हम लोग पहले से ही पढ़ ले रहे हैं। जैसे कि आपका स्टैट्स में कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ कुछ जगहों पर आपका बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल होगा। मीन निकालोगे आप NC0 NC1, जब ये सब बातें जो मैं आपको कर रहा हूँ जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तब बच्चों आपको ये खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी कि जो ये मैं बातें बोल रहा था ये आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों को मिला करके हर साल लगभग 10 क्वेश्चन के अराउंड आपके आते हैं। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट रिलेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये वाले सारे चैप्टर्स आपको फॉलो करने हैं। कब? सेकंड मंथ में। ध्यान रखिएगा जो आप फर्स्ट मंथ में तैयार कर रहे हो ना ये सारे चैप्टर, इनका वेटेज पढ़ने के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये आपको पढ़ने में थोड़े सरल लग सकते हैं, या ये कह सकते हो ये थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। बट जब आप सेकंड मंथ में जाओगे तो आपको थोड़ा सा स्पीडली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेटेज ज़्यादा भी रखते हैं और इनका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है प्रीवियस वाले 1 मंथ के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें कवर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सेकंड, जो ऑब्जेक्टिव हमारे अलजेब्रा सेकंड के लिए वो क्या है, देखो सबसे पहली बात है कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है आपको दिसंबर के मंथ में, प्रायोरिटी पे रहेगा वो। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं केवल मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही सिलेबस है इसका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। क्रैमर्स रूल हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन अभी बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, PNC के अंदर आप पढ़ेंगे नंबर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, कमिटी फॉर्मेशन, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PNC का सवाल बनता ही इनके ऊपर है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा नंबर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, जहाँ पर ये चीज़ें दिखे ना तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर कि ये टॉपिक्स इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज़, कॉम्बिनेट्रिक्स क्या चीज़ है हमारे पास में, ये हमारे पास में ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है PNC का। जैसे इस बार भी सवाल आए थे, इससे पिछली बार भी सवाल आ रहे हैं हमारे पास में कि कोई ट्राइंगल कितने बना सकते हैं हम अगर कोई गिवन पॉइंट से हमारे पास में। तो ये सब जब चीज़ें आप पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें अपने आप में ध्यान में रहेंगी। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो स्टैटिस्टिक्स में आपको ढंग से ये बात का ध्यान देना है, जैसे डेटा के ऊपर बात करें, फ्रीक्वेंसी, ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत आप कर सकते हो चैप्टर की सेंट्रल टेंडेंसी से, जहाँ पर आप मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आप पढ़ोगे डिस्पर्जन से। डिस्पर्जन वो टॉपिक हुआ करता था जहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब चीज़ें निकाला करते थे, वेरिएंस, ये सब चीज़। स्पेशली आपको फोकस ये भी करना है डिस्पर्जन में कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो सब कुछ आपको ढंग से पता होने चाहिए। और अभी जो 2-3 साल में जो पेपर का ट्रेंड है स्टैट्स को लेकर के, वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपके पास में प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये बात पता है कि स्टैट्स जो पोर्शन है वो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, टाइम बाउंड में उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। फिलहाल में देखा जाए तो पास्ट 1 ईयर में स्टैट्स का वेटेज घटा ही है। अभी भी 2025 सेकंड पेपर में भी आपके 5 ही क्वेश्चन आए थे स्टैट से और 15 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से थे। पर फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, इस बार पढ़ के जाइएगा स्टैटिस्टिक्स, कहीं ना कहीं वेटेज इसका बढ़ेगा ही, 10 क्वेश्चन से ऊपर इसके क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जब आप जनवरी में पहुँचेंगे। फिर से मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको, जैसे ही आप लोग दिसंबर के मंथ में अपना ये वाला पोर्शन कवर करते हैं, ये वाला मंथ 2 का ये वाला पोर्शन कवर करते हैं, वैसे ही आप फिर दोबारा एक 60 क्वेश्चन का टेस्ट बनाइएगा। फिर दोबारा 60 क्वेश्चंस के लिए आप लोग 2 आवर्स ही रखिएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल भी कोई और फर्दर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, हर चैप्टर का साथ के साथ PYQs आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम
उसके बाद जब आप जनवरी में पहुंचोगे तो जनवरी में आप लोगों को ये वाले सारे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। स्टैट्स आप पढ़ चुके हो, देन आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाओगे। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी को ही हिट करना है। मैं आपको फिर बता दूं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, फिर कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, देन वेक्टर एंड 3D पढ़ना है। अब आप बात करेंगे कि 2D के अंदर तो हमारा कोनिक सेक्शन भी आता है, सर्कल भी आता है, वो नहीं पढ़ना है क्या? मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ कि वो चैप्टर्स अभी मैंने यहाँ पर स्किप करे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ों को मैंने स्किप करा है। रीज़न क्या है उसके पीछे का, फिर दोबारा से, क्योंकि बच्चों सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये दोनों ही चैप्टर मिला करके वेटेज जो बनाते हैं ना, वो 3 क्वेश्चन का वेटेज बनाते हैं। तो आप अगर 3 क्वेश्चन के लिए इतनी लड़ाई करोगे तो वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कैलकुलस को जल्दी टच करना है, तो आपके पास समय भी कम है। प्रोबेबिलिटी आपके पास में अच्छा खासा समय खा जाएगा। वो रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। देखो आपके सामने में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या है। फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी को हिट तभी कीजिएगा जब आप सेट्स ढंग से पढ़ चुके हों, पीएनसी ढंग से पढ़ चुके हों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का 50 से 60% सिलेबस जो है ना हमारे पास में एनडीए के अंदर, वो आपका कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के आता है। उसके बाद कम से कम 150 क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, तभी जा करके प्रोबेबिलिटी ढंग से समझ आएगा। स्टैट्स में मैंने ये बात क्यों नहीं कही है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं वही चीज़ बार बार पूछी जाती है कि कुछ टेबल दे दिया गया आप लोगों को, कुछ भी टेबल दे देगा और कह देगा कि इसका मीन मीडियन मॉड निकाल दो। आप 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर उसके ट्राई कर लोगे तो यूज टू हो जाओगे किस तरीके से उसको यूज़ करना है हमें क्वेश्चंस में। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस में हमको ध्यान रखना है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास कैसी कैसी होती है। 5 तरीके की फॉर्म्स होती हैं। आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगी ये चीज़। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल को भी ध्यान करके जाइएगा। सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, फाइंड आउट कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को। साथ के साथ इनके स्पेशल केसेस के राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उसका सर्कम सेंटर कहाँ होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। उसके बाद वेक्टर सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है। वेक्टर्स और 3D दोनों को ही मिला करके 10 क्वेश्चन का सिलेबस आपका तैयार होता है। वेक्टर्स आपका जैसे कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और इन्हीं का एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, इससे आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी बातें। इसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपको पढ़ के अच्छे से जाने हैं। बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है वेक्टर्स का, तो वेक्टर्स को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके बाद आती है 3D की बात। 3D को आप, मैं फिर दोबारा यही कहूँगा, 3D के लिए भी प्री रिक्विजिट कुछ बातें हैं। 3D के लिए आपको हल्का फुल्का 2D का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है ये सब बातें आपको पता होनी ही चाहिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन एंड प्लेन हो गया आपका, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन हो गया, और थोड़ा सा पोर्शन आपका स्फीयर का। इस बार भी स्फीयर से आपके 2 क्वेश्चन से, तो ये आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हर बार स्फीयर के आपके रहते ही रहते हैं। इसके बाद आगे डील करते हैं हम किसके ऊपर। जब आप फेब में पहुंचेंगे तो फेब में 4th मंथ में आप क्या कर रहे होंगे, देखो कैलकुलस को तैयार कर रहे होंगे। मैंने प्रॉपरली पूरा 1 ही महीना दिया है किसके लिए, आपका कैलकुलस के लिए, और आपको देना भी पड़ेगा उतना टाइम, क्योंकि कैलकुलस पूरा 30 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। 30 to 31 फ्लक्चुएशन रहता है, पर हर बार के पेपर के हिसाब से देखोगे तो 30 क्वेश्चंस आपके साफ साफ दिखते हैं। पूरे कैलकुलस को आप, फिर दोबारा मैं यही कहूँगा कि 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा, जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको सबसे पहले फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यू, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। वहीं इंटीग्रल कैलकुलस में आपको इंडेफिनिट, डेफिनिट और एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि प्रायोरिटी किसको देनी है। इसमें भी ये बात ध्यान रखो, अगर आप फंक्शंस को अच्छे से पढ़ के जा रहे हो और लिमिट, कंटिन्यू, डिफरेंशियबिलिटी को अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो, तो यकीन मानिएगा आप लगभग इन्हीं 2 चैप्टर से लगभग 8 से 10 सवाल अपने आप तैयार कर सकते हो। वो जो कि बहुत मिनिमम केस में बता रहा हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा मैक्सिमम केस है। आप यकीन मानिए अकेला ही चैप्टर फंक्शंस जो है 2025 फर्स्ट ले लो, 2024 सेकंड ले लो, इन्हीं दोनों ईयर में आपका 8 क्वेश्चन लेकर के आया है। लिमिट, कंटिन्यू, डिफरेंशियबिलिटी अलग से है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें बात करी जाए इंटीग्रल कैलकुलस में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, तो आप लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। लेकिन इतना भी ध्यान रखिए, डायरेक्टली आप डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते। इसके लिए भी प्री रिक्विजिट है कि आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फिर दोबारा प्री रिक्विजिट है कि आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें आपके पास लिंकअप हैं, तो इसको बिल्कुल भी फ्लो के हिसाब से ही चलिएगा, फ्लो से अलग मत चलिएगा। बात की जाती है क्या क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा काम हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा। आप प्लीज़ ढंग से मॉडुलस फंक्शन, GIF फंक्शन, जितने भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन और रेंज होता है कि डोमेन किस चीज़ को कहते हैं, रेंज किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि हर बार है बच्चों कि डोमेन और रेंज का सवाल हर बार आता है आपका, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा फंक्शंस में, किस चीज़ को,
ग्राफ थ्योरी को पढ़ने में कि आपको मॉड एक्स का ग्राफ बनाना आ जाए, GIF एक्स का ग्राफ बनाना आ जाए, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको बनाना आता हो, तो ये सब चीज़ें आप ग्राफ थ्योरी में लर्न करोगे, तो ये प्लीज़ ढंग से पढ़िएगा। इसके बाद कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी को भी ग्राफ से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर स्किप है, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, लिमिट्स में आपको लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चंस आपके लॉपिटल रूल पर कैसे सॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा मॉडुलस या फिर वन साइडेड लिमिट किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इजीली कैलकुलेट हो जाए, इसको ढंग से पढ़िएगा। अगली बात क्या है, डिफरेंशिएशन में खास तौर पर गौर करिएगा, ITF का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब हम लॉग लिया करते थे, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती थी या बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके आ जाते थे मल्टीप्लिकेशन में, तो वो चीज़ें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा को भी ग्राफ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये सब बातें इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पास्ट 2 to 3 ईयर्स में जो चेंज आया है किसको लेकर के, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी या किसी भी चीज़ को लेकर के आया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है उन लोगों ने किस चीज़ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप ग्राफ थ्योरी ढंग से पढ़ लोगे ना तो डिफरेंशियल कैलकुलस आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस में अगर हम बात करें, इसके लिए भी इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आपको प्री रिक्विजिट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आने चाहिए, जो कि हमने पहले ही कवर करी है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हमारे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेज होते हैं, उनका यूज़ करके और बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हो एग्जाम में। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो किस पर करना है, स्प्लिटिंग लिमिट्स पर। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको खुद ध्यान में आएगा कि स्प्लिटिंग लिमिट एक टॉपिक होता है जहाँ पर आप लिमिट्स को ब्रेक करते हो, वो भी स्पेशली किस में, आपका मॉडुलस ऑफ GIF वाले फंक्शन में। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से तय हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन, सॉल्यूशन और ऑर्डर डिग्री वाली चीज़ें आपको ढंग से आनी चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन ठीक से कर लोगे तो ऑर्डर डिग्री और फॉर्मेशन आप इजीली कर सकते हो। सॉल्यूशन के लिए आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हल्का सा आना चाहिए। बात करते हैं एरिया अंडर कर्व के बारे में। एरिया अंडर कर्व नाम भले ही एरिया अंडर कर्व है जो कि इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा है, लर्न टू कैलकुलेट एरिया विदाउट इंटीग्रेशन। बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इससे होते हैं जो कि आपको आने चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें लगता है बट आपको अप्लाई नहीं करना है। 4 महीने की स्ट्रेटेजी ये रही। अब बात करते हैं सबसे लास्ट मंथ की, ठीक है। मार्च वाले मंथ में आपको क्या करना है, मैं अप्रैल वाले को इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अप्रैल वाला मंथ जो है ना, आप लोग ये समझिए कि अप्रैल वाले मंथ में आप बहुत सारी नई नई चीज़ें नहीं सीखने वाले, उन्हीं चीज़ों को बार बार आपको क्विकली रीगेन करना है, रिवाइज करना है, ये सब चीज़ें। तो 1 से 2 हफ्ते जो शुरू के 2 हफ्ते होंगे उनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्विकली कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, रिवीजन ही की है एग्जाम में सक्सेस के लिए। अगर एक बच्चा है कि उसने 1 बार रिवीजन करा है और दूसरा एक बच्चा है उसने 4 बार रिवीजन करा है, तो आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, आपको भी उस तक पहुंचने के लिए 4 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा एक्सेल करोगे एग्जाम में। दूसरी बात क्या है हमारे पास में, कोशिश कीजिएगा साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, स्पेशली जैसे कि यूज़ होता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज का। तो लास्ट टाइम पर आप इन सब चीज़ों को ना भूलो, तो अपने अकॉर्डिंग एक छोटी सी शीट बनाइएगा जो कि आप बार बार देख करके उतने ही पोर्शन को रिवाइज कर सको, क्योंकि पूरा बुक खोलना पॉसिबल नहीं होता लास्ट मोमेंट पर। अब बात है हमारे पास में जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, जो भी आपके मेजर चैप्टर हैं, अब मेजर चैप्टर आप जब पढ़ोगे ना खुद मालूम चलेगा, जैसे कि वेक्टर 3D हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स हो गया, तो ये सब चीज़ें मेजोरिटी ऑफ चैप्टर बोला जाता है, क्योंकि अगर इन 4-5 चैप्टर्स को ही आप पढ़ लेते हो ना तो 40 से 50 क्वेश्चन इन्हीं से ही तैयार होते हैं। तो कोशिश ये करना है कि इन चैप्टर को डेली रिवाइज कर लो, डेली ना भी हो सके तो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आप रिवाइज करो। अब इसके बाद ये आती है बात कि 5th मंथ में आपको मॉक देने स्टार्ट करने, और मॉक का जो देने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है, देखो आपको PYQs को लगाना है एज अ फुल लेंथ। मैंने आपको बताया था ना 2024 से सेकंड लेकर के तैयार करना है, तो आप एक काम करिएगा 2025 का फर्स्ट पेपर एंड 2025 का सेकंड पेपर, इन दोनों के क्वेश्चन जब आप थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे होंगे तो उस टाइम पर स्किप करते चलिएगा। इन्हीं 2 पेपर्स को एज अ फुल लेंथ मॉक आपको लगाना है, इन दोनों पेपर्स को, ठीक है। बात करते हैं 2 से 3 हफ्ते, यानी कि दूसरे तीसरे हफ्ते की बात हो गई, और ये आपका 3rd और 4th वीक, ये आपका 3rd और 4th वाला वीक है। इन 2 वीक में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश कीजिएगा कम से कम 5 फुल लेंथ, कम से कम लिखा है, अगर आप
रखते हैं इतनी चीज़ कि भाई मेरा जीएटी भी ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं फिर कहूँगा आपसे कम से कम 10 मॉक अगर दोगे आप लोग तो बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम चलेंगी। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, क्वेश्चंस को स्किप करना किस तरीके से होता है, नए नए जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको टैकल कैसे करना होता है। तो जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे उतना अच्छा एक्सेल करोगे। तो कम से कम 5 फुल लेंथ मॉक दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे एनडीए के मॉक भी आपके पास में एनडीए लेवल के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जी मेंस के पीवाईक्यूज उठा करके लगाना शुरू कर गए, ऐसा नहीं करना है आपको। फिर दोबारा से जितनी भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो उनको एनालाइज करिए। मिस्टेक्स एनालाइज करने का मतलब क्या है, जैसे आपने एक मॉक दिया है तो एक मॉक देने के बाद आप दूसरे पे जंप तभी करिएगा जब उस मॉक का आप प्रॉपर्ली एनालिसिस कर लो। अगर आप उस मॉक का प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं करोगे, दूसरे मॉक पे जाओगे, तो कोई भी सुधार नहीं होने वाला। जो मार्क्स पहले आ रहे हैं आपके वही मार्क्स अब भी आएंगे। इतना मैं आपको बता दूं, जब आप मॉक्स दोगे तो फ्लक्चुएशन होगा आपके स्कोर का, कभी बढ़ेगा भी कभी घटेगा भी। लेकिन फिर दोबारा मैं आपको यही कहूँगा कि 300 में से जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है यूपीएससी का 75 मार्क्स, उससे थोड़ा ऊपर ही स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी माने तो आप हर बार मॉक में कम से कम 100+ मार्क्स अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। चाहे मॉक जैसा कैसा भी हो, आपको हमेशा 100+ मार्क्स स्कोर करने ही है फॉर सेफर साइड। इसके बाद जो भी मिस्टेक्स आपने की हैं उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। मान लीजिए आप क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक था जिसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो आप पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए और फिर दोबारा से उसी टेस्ट को दोबारा से दीजिए, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करिए। इसके बाद कोशिश ये करनी है कि लास्ट मंथ तक आते आते, क्योंकि आप पीवाईक्यू शुरू के 4 मंथ से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि अबव 85% आपकी एक्यूरेसी हो जाए। ऐसे समझिए इस बात को, अगर आप 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं किसी मॉक में, तो 100 में से 85 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ही होने चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है ये नंबर, तो कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी, तो फिर दोबारा हमारा स्कोर नीचे आ सकता है। लास्ट चीज़ यही कि स्किप कीजिएगा जो भी ट्रैप्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, या ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो प्लीज़ उन क्वेश्चन को आंसर करने से बचिएगा। स्किप करना है, जितना ज़्यादा स्किप करोगे उतना बेटर होंगी चीज़ें, लेकिन कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा स्किप ना हो चीज़ें। स्किप तब नहीं होंगी चीज़ें जब आप पूरा जो हमने स्ट्रेटजी फॉलो करी है, अगर आप इसको ढंग से फॉलो करेंगे तो। आखिरी में फिर दोबारा वही बात कहूँगा मैं आपसे, स्ट्रेटजी कोई कुछ नहीं होती है, एक चीज़ होती है कि एक थ्रू आउट आपको बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा है। अब मैं आपको आकर के कह दूँ कैलकुलस फर्स्ट मंथ में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ लेना है, पढ़ना आपको है। अगर आप ढंग से सिलेबस तैयार नहीं करेंगे, चाहे 4 महीने हो, 1 साल हो, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं देगी आपको। मैं फिर कहूँगा कि आप जितना हो सके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर आपका 70% सिलेबस तैयार नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप XYZ, अगर 70% सिलेबस आपका तैयार नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में बैठोगे भी तब भी फेल ही हो जाओगे। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि पहले 70% सिलेबस अपना पूरा कीजिए। ये जो भी बात मैंने आपको बताई एक फ्लो चार्ट था, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर्ली तैयारी करोगे तो किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो पहले से प्री रिक्विजिट है और आप पढ़ करके ना रखे हों उसको, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। आई होप जो भी आपका एग्ज़ाम है, एनडी का एग्ज़ाम है जो आपका, वो बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर दोबारा मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।